हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछले जो हमारे टॉपिक्स थे, जैसे थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया और डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अब आज जो हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये जो था, ये सेक्शन था पहले 405 इंडियन पैनल कोड का, और अब है ये सेक्शन 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भारतीय न्याय संहिता का। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये कि कैसे जो प्रॉपर्टी है किसी ने किसी को दे रखी है, विश्वास पे दे रखी है, उस पे ट्रस्ट है कि उसका मिसयूज नहीं करेगा, या उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि उसी डायरेक्शन में डिस्पोज करेगा दैट प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को मिसयूज करता है, और जो डायरेक्शन जिसको दी हुई है कि उस हिसाब से उसको डिस्पोज ऑफ करे, उसको वैसे नहीं करता है, तो उसमें उसको जो है वो ऑफेंस है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ का ट्रस्ट, और उसको सज़ा हो सकती है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये मैं जनरली बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्शन की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, वो आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ पहले। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने सिंपल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है उसमें क्या सज़ा है, जैसे पब्लिक सर्वेंट है उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करी है उसको क्या सज़ा है, और जिसको प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की गई है इसलिए कि वो उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में या पर्टिकुलर तरीके से, या जो जो प्रॉपर्टी देने वाला है उसने उसको बताया है कि उस प्रॉपर्टी को ऐसे डिस्पोज ऑफ करे, लेकिन वो उसको वैसे नहीं करता है, तो उसको क्या सज़ा हो सकती है। तो ये हम डिस्कस करेंगे इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। तो पहले देख लेते हैं कि जो सेक्शन है उसकी लैंग्वेज क्या कहती है। आइए देखते हैं सेक्शन 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हु एवर बींग इन एनी मैनर एंट्रस्टेड विद प्रॉपर्टी और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी dishonestly misappropriates or convert to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो ऑफेंडर है ना, वो प्रॉपर्टी अपने आप ही डिस्पोज ऑफ नहीं करता, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से भी करवा देता है, तब भी वो ऑफेंस है, और वही ऑफेंडर है, और वही पुनिशेबल है। इसके बाद पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं, फर्स्ट जो है एंट्रस्टिंग एनी पर्सन विद प्रॉपर्टी, मतलब किसी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी देना। पहले तो क्या आ गया कि प्रॉपर्टी दी हुई होनी चाहिए उसको, और जो उसमें ही है दूसरा, और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। अब देखिए क्या है, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो तो दी जा सकती है, लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या जो इजीली नहीं मूव हो सकती है, उसका जो है वो डोमिनियन ही दिया जा सकता है, वो प्रॉपर्टी उसके हवाले की जा सकती है। तो पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए, या तो प्रॉपर्टी उसको दी होनी चाहिए, या प्रॉपर्टी के ऊपर डोमिनियन उसको दिया होना चाहिए, राज उसको दिया होना चाहिए, कंट्रोल अपॉन दैट प्रॉपर्टी। जो सेकंड इंग्रेडिएंट है द पर्सन एंट्रस्टेड, जो जिस पर्सन को प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की हुई है, दी हुई है, वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ऑन यूज दैट प्रॉपर्टी। क्या करता है, तो पहले तो वो करता है कि उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली अपने पर्पज के लिए यूज
कर लेता है, और या फिर क्या करता है, डिसऑनेस्टली डिस्पोजेस दैट प्रॉपर्टी, और willfully suffers any other person so to do that property, या तो वो प्रॉपर्टी को स्वयं डिस्पोज ऑफ कर देता है या किसी और पर्सन से डिस्पोज ऑफ करा देता है उस प्रॉपर्टी को। किसके अगेंस्ट, अब ये सब इंग्रेडिएंट्स चल रहे हैं इसमें, किसके अगेंस्ट, ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, जो डायरेक्शन है लॉ की उसके अगेंस्ट, प्रेस्क्राइबिंग द मोड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज्ड, जो लॉ है उसने पर्टिकुलर वे उस ट्रस्ट को डिस्चार्ज करने के लिए पर्टिकुलर तरीका बनाया हुआ है, लेकिन उसको वो फॉलो नहीं करता है, वो अपने हिसाब से उसको अगेंस्ट दैट लॉ डिस्चार्ज कर देता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है, तो दैट इज ए ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। और ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट। अब इसमें क्या हो गया कि एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो जिसका उसके साथ हुआ है, जिसने उसको प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की है, उसके साथ उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है और उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देता है, तो दैट इज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। सेक्शन 316 भारतीय न्याय संहिता और 405 इंडियन पैनल कोड का। तो अब इसमें दी हुई है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इसलिए दी होती है ताकि आप अच्छे से जो सेक्शन की लैंग्वेज है उसको समझ पाएँ, जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाए। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि इसमें पब्लिक सर्वेंट है या लॉ के अगेंस्ट उसको प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देता है, अपने यूज़ के लिए कर देता है, या जो पर्टिकुलर मोड प्रेस्क्राइब्ड हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसके अगेंस्ट कर देता है, तो वही चीज़ इन मैं एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करी हुई है। तो आइए देखते हैं। ए पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट whether exempted under section 17 of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 or not, who deducts the employees' contribution from the wages payable to the employees for credit to a provident fund or family pension fund established by any law for the time being in force shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him, and if he makes default in the payment of such contribution to the said fund in violation of the said law, shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of direction of law as aforesaid। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि जो एम्प्लॉय है किसका, प्रोविडेंट फंड का, उसकी ड्यूटी होती है कि जो मजदूरी है, मजदूर हैं, उनकी जो सैलरी है उससे पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो प्रोविडेंट फंड के लिए कट होता है, उसके द्वारा कट किया जाता है, या फैमिली पेंशन के लिए कट किया जाता है। तो उस एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी बनती है कि उस अमाउंट को उसी स्कीम में, किस में, प्रोविडेंट फंड स्कीम में या फैमिली पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करे। अगर नहीं करता है तो दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि उसको डायरेक्शन है लॉ की कि उस अमाउंट को उन मजदूरों की सैलरी से काट के जो है प्रोविडेंट फंड में ही इन्वेस्ट करेगा। तो इस एक्सप्लेनेशन 1 में क्या आया, एक्ट आया प्रोविडेंट फंड। अब जो है एक्सप्लेनेशन 2 वो भी सिमिलर है, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, पर उसमें क्या डिफरेंस है वो अब आप देखेंगे। ए पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर, यहाँ भी वही है, हु डिडक्ट्स द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉय फॉर क्रेडिट टू द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड
held and administered by the Employees State Insurance Corporation established under the Employees State Insurance Act 1948 shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him, and if he makes default in the payment of such contribution to the said fund in violation of the said act, shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid। तो इसमें क्या है, वहाँ प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना था, यहाँ कहाँ करना, जो इंश्योरेंस है, स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट द्वारा है, उसमें जो अमाउंट वो डिडक्ट करता है, जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी से, जो उनकी बेसिस है उससे जो वो डिडक्ट होता है अमाउंट, जो वो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, खुद कंट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए, इंश्योरेंस के लिए, तो वो डायरेक्शन है एक्ट की कि वो एक्ट के अनुसार ही, जो एक्ट है स्टेट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एक्ट है, उसके अनुसार ही उसको डिस्पोज ऑफ करे, इन्वेस्ट करे। लेकिन अगर वो उसके अनुसार नहीं करता है तो दैट इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये दो एक्सप्लेनेशन थी, इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एम्प्लॉय जो हैं वो कैसे, जो फंड है जो उनको इंटरेस्ट किया गया है, जो उनके पास है, उसको अगर मिसयूज़ करते हैं या एज पर जो डायरेक्शन है, जैसे प्रोविडेंट फंड एक्ट की डायरेक्शन है, इंश्योरेंस एक्ट की डायरेक्शन है, उनके अनुसार अगर नहीं वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ किसी और तरह से कर देते हैं, तो वो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन। अब इसमें दिए हुए हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ए क्या कहता है कि जैसा हमने डिस्कस कर लिया था पहले कि जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है किसी उसके साथ जिसने प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की है, या उसने उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि उस हिसाब से प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करे, लेकिन नहीं करता है, तो दैट इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो ये एग्जाम्पल ए है। इस एग्जाम्पल में ए जो है वो एग्जीक्यूटर है किसका, बिल, वसीयत का, जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी वसीयत का एग्जीक्यूटर है। उसको जो डिसीज्ड पर्सन है उसने डायरेक्शन दी है कि इसको इस हिसाब से, इस जो मेरी बिल है इस हिसाब से जो मेरी प्रॉपर्टी है इसको डिवाइड कर देना, मेरे जो लीगली है या जो भी है। तो वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली डिसओबे द लॉ विच डायरेक्ट हिम टू डिवाइड द इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द बिल। उसको फॉलो नहीं करता है जो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज पर लॉ वो उसको डिवाइड करे प्रॉपर्टी को, एंड जो प्रॉपर्टी है उसको अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लेता है या खुद यूज़ कर लेता है। तो उसने क्या किया यहाँ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसमें ये अगला एग्जांपल है, ये वेयर हाउस कीपर, मतलब ये जो है वो गोदाम का, जेड के गोदाम का रखवाला है। जेड जो है वो जर्नी पर जा रहा है और जो उसका फर्नीचर है वो ए के हवाले कर देता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि जैसे ही जेड वापस आएगा तो वो उस फर्नीचर को उसके हवाले कर देगा वापस, और जो उसको कुछ पैसा है जो रखवाली करेगा वो उसको दे देगा। जेड से कुछ पैसा लेके उसको फिर उसी कंडीशन में वो उसको उसके हवाले कर देगा। लेकिन ए क्या करता है, उसको फर्नीचर को सोल्ड कर देता है। तो यहाँ क्या है, ए ने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब अगला एग्जाम्पल है, ए जो है कलकत्ता में रहता है एंड जेड का एजेंट है। जेड जो है वो दिल्ली में रहता है। तो इनके बीच में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि जो जेड पैसा देगा वो ए जो है वो इन्वेस्ट करेगा जेड की डायरेक्शन के अनुसार, और जेड 1,00,000 रुपए ए को दे देता है और उसको बोलता है कि इसको इन्वेस्ट करना कंपनीज के पेपर में। पर ए क्या करता है,
उसको डिसऑनेस्टली नहीं मानता है और उस पैसे को अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर देता है। तो यहाँ इसने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो ए ने यहाँ कमिट कर दी है। लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहाँ नहीं है, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि इसी एग्जाम्पल में अगर जो ए है वो गुड फेथ से क्या करता है, पैसा कंपनी के पेपर में नहीं इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको नॉलेज है इस बात का कि अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वो घाटे में जाएगा, और वो किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर देता है कि जहां उसको लगता है कि उसको ज़्यादा फायदा होगा। पर क्या होता है कि उसकी इंटेंशन तो अच्छी है, तो इसलिए जो ऑफेंस है कौन सा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, वो नहीं बनता है, क्योंकि डिसऑनेस्टली वो नहीं कर रहा है, वो गुडविल से कर रहा है कि ये जो है फायदा होगा जेड का, लेकिन होता क्या है, जेड का नुकसान हो जाता है। तो इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस नहीं बनता है, लेकिन जो रेमेडी है जेड के पास वो है, उसके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग फाइल कर सकता है कि उसने उसकी डायरेक्शन नहीं मानी है, लेकिन अंडर दिस सेक्शन इट इज़ ए नॉट ऑफेंस। अब इसके बाद आता है अगला एग्जाम्पल, वो है जैसे रेवेन्यू ऑफिसर है, वो इंटरेस्टेड होता है विद पब्लिक मनी, जैसे वो कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट होता है तो उसको जो है उन्होंने ट्रेजरी में जमा करवाना होता है उस सारे फंड को, लेकिन वो अगर ट्रेजरी में जमा नहीं करवाते हैं तो दैट इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब आती है एफ एग्जाम्पल, जैसे कैरियर है, इज इंटरेस्टेड, कैरियर है उसको इंटरेस्ट किया हुआ है जेड ने प्रॉपर्टी से कि ये जो प्रॉपर्टी है चाहे वो ज़मीन से ले जाए चाहे बाटर से ले जाए, लेकिन पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाए, लेकिन ये क्या करता है, डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को अपने यूज़ कर लेता है, अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेता है, तो दैट इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो ये था फ्रेंड्स एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस कर लिए, बिल्कुल आपको समझ आ गए उन्हें अच्छी तरह से। तो इसके बाद है जो पार्ट है पुनिशमेंट का, तो अब आती है सेक्शन 316 की क्लॉज 2। क्लॉज 2 कहती है कि हु एवर कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन और विद बोथ। तो इसमें क्या है कि सिंपल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, अगर वो ऑफेंस है तो जो सज़ा है वो 5 साल तक की है और साथ में जुर्माना भी है और साथ में दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन जो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन ये कॉग्निजेबल है, नॉन वेबलेबल है और ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। इसके बाद आती है थर्ड क्लाउज। अब इसमें जो मैंने आप जैसा आपको बताया कि स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि किस तरह के ऑफेंस में कितनी सज़ा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो हूएवर बीइंग एंट्रस्टेड विद प्रॉपर्टी एज ए कैरियर, तो इसमें कैरियर आ गया, गोदाम कीपर आ गया, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं जो प्रॉपर्टी उनको दी हुई है उसके रिगार्डिंग, तो उनके लिए जो सज़ा है वो बड़ी हो जाती है 7 साल की और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और इसमें भी जो ऑफेंस है कॉग्निजेबल, नॉन अवेलेबल और ट्रायबल बाई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। अब फोर्थ है जैसे गवर्नमेंट एम्प्लाई है या क्लर्क है या सर्वेंट है, तो वो अगर ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, इस ऑफेंस को कमिट करते हैं, तो उनकी भी जो सज़ा है वो 7 साल की है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और जो पब्लिक सर्वेंट हैं और जैसे बैंकर हैं, मर्चेंट हैं, ब्रोकर हैं, अटॉर्नी हैं, जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई होती है, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, तो उनकी जो सज़ा है वो 10 साल तक की है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी उनको हो सकती है, और 10 साल तक की भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो ये
डिपेंड करता है जो ऑफेंस है उसके पर्टिकुलर फीचर पे, कि पब्लिक सर्वेंट है, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर है तो उसको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो ये था जो इसका पनिशमेंट पार्ट था। इसमें भी ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल, नॉन अवेलेबल और ट्रायबल बाई फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है। तो इस सेक्शन में इतना ही था। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 317 इंडियन पैनल कोड का था ये सेक्शन 410, और जो भारतीय न्याय संहिता है उसका है सेक्शन 317 स्टोलन प्रॉपर्टी। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं सेक्शन की लैंग्वेज। प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट और एक्सटॉर्शन और रॉबरी और चीटिंग एंड प्रॉपर्टी विच हैज बीन criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as stolen property. Whether the transfer has been made or the misappropriation or breach of trust has been committed within or without India. But if such property subsequently comes into the possession of person legally entitled to the possession thereof, it then ceases to be a stolen property. तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि जैसा हमने डिस्कस करे, जो ऑफेंस हमने डिस्कस करे, पहला करा थेफ्ट, दूसरा करा एक्सटॉर्शन, फिर तीसरा करा रॉबरी, फिर चौथा करा डकैती, फिर पांचवा करा डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, फिर छठा करा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इन 6 प्रकार के ऑफेंस कमिट करके जो प्रॉपर्टी अर्जित की हुई है दैट इज नोन एज स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड, जो 6 तरह के ऑफेंस हमने डिस्कस करे इन पिछले 2-3 ब्लॉग्स में, उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी अर्जित की हुई है वो प्रॉपर्टी जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी डेजिग्नेटेड की गई है अंडर सेक्शन 317 भारतीय न्याय संहिता के। तो इसके बाद आता है, जैसे ये तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, अब आता है इसमें पनिशमेंट क्या है। तो ये था पहले सेक्शन 411, अब है सेक्शन 317 की क्लॉज 2। ये कहती है हु एवर डिसऑनेस्टली receives or retains any stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो फ्रेंड्स जैसा कि वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, जैसा आपको बताया कि 6 तरीकों से जो प्रॉपर्टी अर्जित की जाती है उसको स्टोलन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या है वो, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इनके द्वारा जो प्रॉपर्टी अर्जित की गई है उसे स्टोलन प्रॉपर्टी कहा गया। और इस प्रॉपर्टी को जो बंदा जानबूझकर, जिसको पता है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसको खरीद लेता है तो वो ऑफेंडर है अंडर दिस सेक्शन, और उसको जो सजा है वो 3 साल तक की है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट है कि द प्रॉपर्टी मस्ट बी स्टोलन होनी चाहिए, और जो प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है वो उसको नॉलेज होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो तभी ये ऑफेंस जो है वो कंप्लीट होगा। और एक्चुअली में वो पोजेशन में होना चाहिए उस प्रॉपर्टी के जो उसने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की हुई है, तो तभी ये ऑफेंस कंप्लीट होगा। लेकिन जैसे स्टोलन प्रॉपर्टी है और जो जिसके स्टील की होती है, जिससे वो प्रॉपर्टी अर्जित की है, अगर बाद में उसके पोजेशन में आ जाती है तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं रहती है। जैसे ही विक्टिम के पोजेशन में वो प्रॉपर्टी चली जाती है तो उस टाइम वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं रहती है।
तो ये थी इसमें पनिशमेंट। अब है क्लाउज थर्ड, जो था सेक्शन 412, क्या कहता है, whoever dishonestly receives or retains any stolen property, the possession whereof he knows or has reason to believe to have been transferred by the commission of deceit or dishonestly receives from a person whom he knows or has reason to believe to belong to a gang of deceit property which he knows or reason to believe to have been stolen shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to फाइन। तो इसमें ये डिस्कस किया हुआ है कि जैसे स्टोलन प्रॉपर्टी है, जो हमने 6 ऊपर डिस्कस करे थे कि स्टोलन प्रॉपर्टी 6 तरीके से अर्जित की जाती है। तो उसमें जो क्लॉज 2 है, उसमें जो पनिशमेंट है, उसमें उन्होंने एक जो है वो निकाल दिया है, एक तरीका जो स्टोलन प्रॉपर्टी का है वो है डकैती। तो डकैती के लिए जो है वो डकैती से अर्जित की हुई प्रॉपर्टी जो भी बंदा रिसीव करता है, उसको जो सजा का प्रावधान है वो है 417 की क्लाउज 3 में, और उसको जो सजा है वो 10 साल तक की और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और ये जो कठोर कारावास की सजा उसको होगी। और ये जो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन, ये कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है, ट्राइबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट है। लेकिन ये जो क्लाउज थर्ड है, जिसमें जो डकैती के द्वारा जो प्रॉपर्टी अर्जित की होती है उसको कोई अगर रिटेन करता है या रिसीव करता है या खरीदता है, तो ये जो ऑफेंस है ये सेशन ट्रायल हो जाता है और ट्रायबल बाई सेशन कोर्ट है। तो इसके बाद आती है क्लॉज 4, जो था सेक्शन 413 इंडियन पैनल कोड का। वो कहता है कि हु एवर habitually receives or deals in property which he knows or reason to believe to be stolen property shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो इसमें ये बताया कि जो हैबिचुअल है इस तरह की स्टोलन प्रॉपर्टी से डील करने के लिए, उसको जो है वो 10 साल तक की सज़ा और साथ में जुर्माना भी है। और ये जो ऑफेंस है ये भी कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है और ट्राइएबल बाई सेशन कोर्ट है। तो इसमें लास्ट क्लॉज बचती है जो था सेक्शन 414 इंडियन पैनल कोड का। ये कहता है कि हु एवर वॉलंटरली असिस्ट इन कंसीलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ और मेकिंग अवे with property which he knows or has reason to be believed to be stolen property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो ये लास्ट क्लॉज कहती है कि जिस किसी को भी पता है कि ये प्रॉपर्टी स्टोलन है या उस प्रॉपर्टी को वो हेल्प करता है, जो ऑफेंडर है उसको प्रॉपर्टी को स्क्रीन करने के लिए, छुपाने के लिए या इधर से उधर ले जाने के लिए किसी तरह की हेल्प करता है या प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने में हेल्प करता है या छुपाने में हेल्प करता है, तो दैट इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। और जो उसकी सज़ा है वो 3 साल तक की सज़ा उसको हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और जो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन ये कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है, लेकिन ट्रायबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट है। तो इसमें जो क्लॉज 3 और 4 है उसके अंडर अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो दैट इज ट्रायबल बाई सेशन कोर्ट, दैट इज सेशन ट्रायल। अदरवाइज जो अदर ऑफेंसेस हैं वो सारे ट्रायबल बाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज के इस टॉपिक में, इस ब्लॉग में जो हमने डिस्कस कर लिया। 2 चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड स्टोलन प्रॉपर्टी। तो आई होप कि अब आप समझ गए उन्हें कैसा, मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझा गए होगा। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए अगर चैनल पर नए हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।